क्या एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म होती है, या फिर वो मनोरंजन से कहीं ज्यादा एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल टूल भी हो सकती है? आज हम एक सोर्स का विश्लेषण करेंगे जो फिल्म धुरंधर 2 को मनोरंजन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के तौर पर देखता है। तो चलिए इस दावे को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले कि फिल्म एक एडवर्टाइजमेंट कैसे है, फिर मनाने की कला मतलब पर्सुएड करने के तरीके क्या हैं। इसके बाद देखेंगे कि हाल के इतिहास को कैसे बदला गया है, क्या क्या नहीं दिखाया गया, और आखिर में गैस लाइटिंग इफेक्ट पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये सोर्स इस फिल्म को आर्ट का एक पीस क्यों नहीं बल्कि एक सोची समझी एडवर्टीजमेंट क्यों मानता है? इस तर्क की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल बयान से। देखिए, जब एक राजनेता खुद ये कहे कि जो लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं वो एक खास पार्टी को ही वोट देंगे, तब बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं रह जाती है ना, वो एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है। और फिर आता है वो डिस्क्लेमर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। सोर्स इसे एक लीगल चीट कोड कहता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि केचप की बोतल पर तो लिख दिया फ्रेश केचप, लेकिन अंदर असल में क्या है वो बताने की जरूरत नहीं। सोर्स का कहना है कि ये डिस्क्लेमर फिल्म को फिक्शन का पर्दा ओढ़कर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की खुली छूट दे देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फिल्म लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए सोर्स के मुताबिक कौन-कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। एक टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। सोर्स बताता है कि फिल्म की एकदम शुरुआत में एक सीन है जिसमें मुसलमानों को बहुत बर्बर दिखाया गया है। अब इस सीन का फिल्म की मेन कहानी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। तो फिर ये है क्यों? सोर्स के मुताबिक इसका एक ही मकसद है, देखने वालों के मन में एक खास तरह की भावना जगाना, ताकि आगे की कहानी के लिए एक जमीन तैयार हो सके। यहाँ एक और दिलचस्प टेक्निक सामने आती है। सोचिए, जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपकी तारीफ करने लगे, तो वो तारीफ कितनी असरदार और भरोसे के लायक लगती है ना? इसको समझने के लिए सोर्स एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। जरा सोचिए, अगर थैनोस ये कहने लगे कि स्पाइडरमैन को देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इससे स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल लगने लगेगा। सोर्स का कहना है कि फिल्म भी ठीक यही करती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। सोर्स का सबसे बड़ा दावा यह है कि ये फिल्म हाल में हुई घटनाओं यानी रीसेंट हिस्ट्री को पूरी तरह से बदलकर पेश करती है। सोर्स के मुताबिक फिल्म एक बड़ी खतरनाक कहानी बुनती है। कहानी ये है कि आईएसआई भारतीय एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को पैसा दे रही है। अमेरिका नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी पीएम बने, और इसलिए जो भी मोदी का विरोध करता है वो विदेशी पैसे पर पल रहा है। सोर्स कहता है कि ये नैरेटिव सिविल सोसाइटी पर एक्शन को सही ठहराने के लिए एक बहाना देता है। अब नोटबंदी को ही ले लीजिए। यहाँ फिल्म की कहानी और सोर्स के दिए गए फैक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। फिल्म कहती है कि ये पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोकने के लिए किया गया एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन सोर्स आरबीआई के डेटा का हवाला देते हुए कहता है कि उस साल सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट मिले थे। सोर्स के शब्दों में ये तो एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरा घर जलाने जैसा था। और फिर ये एक नंबर 99.3%, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सोर्स के मुताबिक नोटबंदी में बंद हुए नोटों में से लगभग सारे यानी 99.3% वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। तो सवाल तो उठता है कि कालाधन गया कहाँ? ये जो चार्ट है ये इस अंतर को और भी साफ कर देता है। एक तरफ फिल्म का 60,000 करोड़ का दावा और दूसरी तरफ आरबीआई को मिले सिर्फ 43 करोड़। सोर्स का कहना है कि ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं है, ये जानबूझकर गढ़ी गई एक बिल्कुल अलग कहानी है। अच्छा, कोई भी कहानी सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि उसमें क्या दिखाया गया, वो इस बात से भी बनती है कि उसमें क्या नहीं दिखाया गया। तो अब देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक इस फिल्म की कहानी में से क्या-क्या चीजें जानबूझकर हटा दी गई। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। 25 दिसंबर 2015 पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान जाते हैं और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला हो जाता है। इसी तरह फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले से पहले कहा जाता है कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे। सोर्स का तर्क ये है कि इन जरूरी जानकारियों को हटाने से एक सीधी सरल कहानी तो बनती है, लेकिन वो कहानी अधूरी और भ्रामक होती है। और अब हम आते हैं सोर्स के सबसे गंभीर और शायद सबसे परेशान करने वाले दावे पर।
कि इस फिल्म का देखने वालों पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। ये शब्द है गैस लाइटिंग। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक तरीका है जिसमें किसी को उसकी अपनी ही सच्चाई, उसकी यादों पर शक करने के लिए मजबूर किया जाता है। सोर्स का कहना है कि ये फिल्म ठीक यही करने की कोशिश करती है। ये लोगों के उन अनुभवों को, उन यादों को बदलने की कोशिश करती है। नोटबंदी, जिसे लोग लंबी लाइनों और मुश्किलों के लिए याद करते हैं, उसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। एक कस्टोडियल किलिंग, जिसे सोर्स लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कहता है, उसे एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया जाता है। मतलब फिल्म ये कह रही है कि जो आपने अपनी आंखों से देखा, जो महसूस किया, वो सच नहीं था। तो ये विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब कोई फिल्म उन घटनाओं को फिर से लिखने लगे जिन्हें लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद जिया है, तो उसका असली मकसद क्या होता है? क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कुछ और? ये वो सवाल है जिस पर सोर्स हमें गहराई से सोचने के लिए कहता है।